नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड। और इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो आप आशा रखें, एकदम विश्वास रखें इस चीज का कि ये जो टॉपिक है इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है ये होता है एक टिश्यू, एक उत्तक होता है। ब्लड क्या होता है? एक टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जैसे ये घर जो है ये छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है, वैसे हमारा भी ये जो घर है, ये जो शरीर है, ये शरीर भी छोटी छोटी जिन इकाइयों से, जिन यूनिट्स से मिलके बना है उनको कोशिका कहते हैं। ठीक है, उनको सेल कहते हैं। और जब सेल आपस में मिलते हैं तो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। तो ब्लड भी क्या है? ये भी एक टिश्यू है। जब आप टिश्यू को आपस में मिलाते हैं तो फिर ऑर्गन बनता है, अंग बनते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, ये सारे के सारे अंग हैं, तो ये किसी ना किसी टिश्यू से मिलके बने होंगे। और जब आप ऑर्गन को मिलाते हैं तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है ना, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, मतलब अंग तंत्र बनता है। जैसे श्वसन तंत्र हो गया, जैसे प्रजनन तंत्र हो गया, आई बात समझ में? जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। तो ऐसे सारे क्या बनते हैं? तंत्र बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। और जब ये सिस्टम, जब ये ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो फिर क्या बन जाता है? फिर एक बॉडी बन जाती है, फिर एक शरीर बन जाता है। तो हम लोग अभी इस जगह पे हैं, टिश्यू के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्लड भी क्या है, ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक उत्तक है। ठीक है, उत्तक का हम लोग स्पेशल एक वीडियो लाएंगे। तो ये कैसा टिश्यू है? टिश्यू चार तरीके के पाए जाते हैं इंसानों में। तो ये जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, ये कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ये है संयोजी उत्तक, जो किसी चीज को कनेक्ट करता है। जैसे देखो, ये मेरा ये हाथ जो है, ये इसकी उंगली है, तो अगर ये यहां से ये इन उंगलियों से कनेक्ट हो पा रहा है, ये जगह जो है, मान लो आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्या है, पूरा का पूरा चीज जो है ब्रेन से कनेक्टेड है। तो अगर ये चीजें कनेक्टेड है तो आखिर इसको कनेक्ट कौन कर रहा है भाई? कोई तो होगा जो इसको कनेक्ट कर रहा होगा। तो वो कनेक्ट कर रहा है आपका ब्लड। ब्लड क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू और भी होते हैं, सिर्फ ब्लड ही नहीं होता। ब्लड के अलावे बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू और भी होते हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग ब्लड की बात कर रहे हैं। अगर यहां से ब्लड सप्लाई रुक जाए, अगर आपके हाथों में ब्लड सप्लाई रुक जाए तो क्या होगी? फिर आप कहेंगे कि ऐसा, जैसे यहां ये, अगर यहां से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो ये चीज यहां से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, ये चीज दिमाग से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है, आई बात समझ में, पूरे शरीर में एक दूसरे अंगों को। और ये कैसा है? ये फ्लूइड है। कहने का मतलब कि ये एक तरल पदार्थ है। तरल किसको बोलते हैं? तरल उस पदार्थ को बोलते हैं जो बह सकता है बड़ी ही आसानी से। जैसे कोई पानी हो गया, जैसे हवा हो गया, ठीक है। तो वो चीज जो बहते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं, उनको तरल बोलते हैं। तो ब्लड जो है, खून जो है, इसमें भी तो बहाव का गुण होता है। तो ये भी क्या है? एक फ्लूइड है। ओके, तो कहने का मतलब ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी उत्तक है। अब अगर ब्लड है हमारे शरीर में तो ये कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। क्या करता है? ये कनेक्ट तो करता ही है पूरे शरीर को। और क्या करता है ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कहने का मतलब परिवहन का काम करता है। ये एक चीज को एक जगह से
दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने सांस लिया, सांस में आपने ऑक्सीजन लिया, ऐसे सांस में बहुत सारी, आप मान लो अगर सांस लेते हो तो वो तो सारी गैस आप लेते हो, वो तो वहां फेफड़े में जाके फिर वहां से फेफड़ा क्या करता है, वहां ऑक्सीजन रखता है और बाकी गैसों को, जो बाकी बेकार चीजें हैं लाइक नाइट्रोजन वगैरह जो भी है, उसको बाहर कर देता है। तो फेफड़े में क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंच गया, नहीं अपना ये फेफड़ा जो है उसने क्या किया, ऑक्सीजन को रखा, बाकी चीजों को बाहर उसने निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो हर एक कोशिका को चाहिए ना। आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सारी की सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। तो आखिर ये ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा उस जगह पे, वो पहुंचाएगा आपका ब्लड। आपने खाना खाया, खाना पच गया, लेकिन वो पचने के बाद जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके आवश्यक चीजें हैं उस खाने में से, जो आपको मिलना चाहिए जो चीज, वो कौन पहुंचाएगा पूरे जगहों पे, वो ब्लड का काम है। मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ब्लड का है। आई बात समझ में। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आपके शरीर में जो भी ट्रांसपोर्ट करना होगा, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होगा, चाहे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना हो या पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर निकाल देना हो, मतलब फेफड़े तक लाना हो। ओके, ये सारी चीजें करने का काम किसका है भाई, ब्लड का है। फिर क्या होता है, फिर ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम इसका है, थर्मल मेंटेनेंस का काम इसका है। हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट इतना होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, 99 हो जाता है, 100 हो जाता है, 101 हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इतना फीवर हो गया हम लोगों को। ठीक है ना, तो इतना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठंडी हो, बाहर का वातावरण कैसा भी हो, बाहर ठंडी हो, बाहर खूब गर्मी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि ये 37 डिग्री सेल्सियस, इसी को फ़ारेनहाइट को जब आप डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो इतना आएगा। तो ये हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बाहर का टेम्परेचर जो कुछ भी हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो इतना का इतना ही रहता है। बाहर अगर 40 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होगा ना, तो आपके शरीर का टेम्परेचर वो इतना ही होगा। ठीक है, वो 37 डिग्री ही होगा। बाहर अगर मान लो कि बाहर टेम्परेचर अगर 5 डिग्री हो जाए, ठंडी के दिनों में तो टेम्परेचर बहुत घट जाते हैं, लेकिन शरीर का टेम्परेचर जो है वो इतना मेंटेन रखने का काम किसका है, वो ब्लड का है। वो मेंटेन रखता है इस टेम्परेचर को। ठीक है, और ये क्या करता है, और इम्यूनिटी एंड डिफेंस का काम करता है। अभी जो कोरोना का टाइम हुआ था उसमें आपने ये वर्ड खूब सुना होगा, इम्यूनिटी। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। लोग खूब एकदम इस कोरोना काल में जो है लोगों ने हल्दी पिया। क्यों भाई, क्योंकि मेरे अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम, बीमारियों से लड़ने का काम ये कौन करता है भाई, ये काम है ब्लड का। आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आती है, कोई वायरस आता है, उससे लड़ना है, उससे शरीर को डिफेंस करना है, उससे बचाना है शरीर को। तो ये डिफेंस का काम किसका है, ये काम जो है आपका ब्लड का है। ठीक है ना, तो ये सारे ब्लड के काम हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो अगर आप ब्लड को देखेंगे तो ब्लड को आप दो भागों में बांट सकते हैं। आपने देखा होगा अगर कहीं ब्लड किसी का मान लो कहीं कुछ कट गया और ब्लड अगर कहीं गिर जाए, तो आपने देखा होगा कि वो जब गिरता है ना, तो वो पानी के ड्रॉप जैसा होता है। जैसे पानी की बूंद होती है, वैसे ही ब्लड का एक ड्रॉप होगा। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो क्या हो जाता है कि वो पानी वाला जो हिस्सा है वो सूख जाता है और वहां पे रेड कुछ रह जाता है। ठीक है ना,
ऐसा ही कुछ होता है, आप लोगों ने देखा जरूर होगा इस चीज को। तो ब्लड में वो हिस्सा जो पानी के जैसा है, जो उसको एक वाटर ड्रॉप की तरह बनाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड है, जो खून है, उसमें वो जो पानी वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है प्लाज्मा। और अगर आप उस पानी वाले हिस्से को निकाल दें, अगर उस प्लाज्मा को निकाल दें, तो बाकी जो वहां पे बचेंगे वो होंगे ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड की कोशिकाएं। तो कहने का मतलब दो चीजें होती हैं ब्लड में, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा जो है ना, इसका अपना रंग तो पीला होता है। इसका अपना रंग कैसा होता है? पीला होता है, येलो होता है ये कलर में, ठीक है ना। क्यों येलो होता है? तो देखो, शरीर में जो चीजें येलो होती है ना, उसमें एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन वो पदार्थ है जिसके चलते इसका कलर पीला होता है, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है? हम लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया बीमारी हो जाती है, ठीक है। पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, आपने इस चीज को देखा होगा। तो ये ऐसे तो कलर में ये येलो होता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लड सेल्स जो है ये कितने होते हैं और प्लाज्मा कितना होता है? तो आपके शरीर में या हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होगा, जितना भी ब्लड होगा, अभी बात करेंगे आगे कितना ब्लड होगा, तो जितना भी ब्लड होगा उसका 55% उसका 55% प्लाज्मा होता है और उसका 45% ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना। 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल होता है। ये परसेंटेज घट बढ़ सकता है, मतलब जो ब्लड सेल की परसेंटेज है वो घट बढ़ सकती है। पुरुषों में ब्लड सेल्स ज्यादा होता है, 45 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। औरतों में ब्लड सेल्स कम होता है, क्योंकि औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो आप समझते हैं। तो वहां पे फिर क्या होता है? वहां पे ब्लड सेल्स जो है थोड़े कम होते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नया बच्चा जन्म लेता है, उसमें ना ब्लड सेल्स लगभग 50-55% भी होते हैं, मतलब उनमें प्लाज्मा कम होता है और ब्लड सेल्स ज्यादा होता है न्यू बॉर्न बेबी में। इसी कारण से बच्चा जो एकदम नया जन्म लिया होगा, एक दिन का होगा, कुछ देर का होगा, जन्म लिया होगा, उसको आप देखना कि उसमें क्या होता है ना, उसमें एकदम दिखता है जैसे रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है वो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें ब्लड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में ब्लड सेल कितना होता है, तो आप 45% ही कहोगे और प्लाज्मा 55% ही कहोगे। अब इसको पहले देखते हैं, जो ये प्लाज्मा है इस 55% में क्या क्या होता है। देखो, एक बात को समझो कि हर वो चीज दुनिया में 100% होती है। आपने एक रोटी लिया तो रोटी क्या है? वो 100% है। आपने रोटी को दो भाग में तोड़ दिया तो ये अब 50%, ये हिस्सा 50%। लेकिन अगर इस हिस्से को हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो अब ये जो केवल, मान लो आपके पास केवल आधी रोटी ही बची हो, तो वो आधी रोटी जो है ना, वो अपने आप में 50% है, वो खुद में 50% है। तो हर चीज अपने आप में 100% है, वो जो मतलब वो 50% है उस बड़ी रोटी का, लेकिन वो खुद में 100% है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो जब आप सिर्फ प्लाज्मा की बात करोगे कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो फिर प्लाज्मा में ना, ये खुद में अगर 100% होगा तो इसमें लगभग 90 से 92% तो वाटर होता है। लगभग 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है, कुछ नहीं होता बाकी। बाकी लगभग 7% के करीब में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और बात आती है कि ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो वो है अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? तो ये ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपका हाथ कट जाएगा तो वहां जो खून जमेगा, ठीक है ना,
वो इन प्रोटीन्स के कारण जमेगा। हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो वाटर आप समझ रहे हैं, 92% प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो लगभग 7% प्रोटीन होता है, और इसमें और भी चीजें होती हैं, साल्ट होता है और मिनरल्स होते हैं। तो साल्ट कितना, इसका परसेंटेज ये 1% में सब होते हैं, तो इसमें तो अलग अलग परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। और मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें उसमें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, ब्लड में मिली हुई। ओके, अब आप बात करेंगे ब्लड सेल्स की, ठीक है ना। तो ब्लड सेल्स जो हैं हमारे शरीर में 3 तरीके की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं आप आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी। एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देखो भाई, बायोलॉजी है, यहां पे थोड़ा सा हिंदी कम होगा, क्योंकि जनरली ना इसमें क्या हिंदी लिखोगे आप, प्लेटलेट की हिंदी भी लिखोगे तो वही होगा, प्लेटलेट्स ही लिखना पड़ेगा। आरबीसी का क्या हिंदी होगा? वही लाल रक्त कोशिकाएं, आपको भी समझ में आ रही है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ खास हिंदी में इसमें होता नहीं है। ये जो आरबीसी हैं, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। देखो, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, एरिथ्रो, इसका मतलब ही होता है रेड, और ये साइट्स का मतलब ही होता है सेल। तो ये रेड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, और साइट्स मतलब सेल, साइट्स मतलब सेल। इसी कारण से सेल की पढ़ाई को साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एरिथ्रोसाइट्स है। कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। हिंदी भी वही लिखना पड़ेगा, कुछ हिंदी अलग नहीं होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स, कुछ अलग हिंदी नहीं है, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स। और वो क्या है? वो है प्लेटलेट्स। वो क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं। अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें और देखेंगे, और उसके बाद एक एक करके आरबीसी को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, प्लेटलेट को पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको उस लेवल में पढ़ा देंगे कि अगर आप किसी का अगर आप किसी को ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। उस लेवल पे ब्लड को आपको पढ़ाएंगे। ओके, सो चलिए आगे थोड़ा सा और जानते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो प्लाज्मा होती है उसमें जो प्रोटीन होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। इनके फंक्शन को, प्लाज्मा प्रोटीन को, इनका जो काम है उसको अब हम लोग समझेंगे। तो जनरली ये ट्रांसपोर्टेशन का तो काम करते ही हैं, मतलब एक चीज को दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इतना तो करते ही हैं। इसके अलावा ये कोएगुलेशन और एंटी कोएगुलेशन का काम करते हैं। तो कोएगुलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रक्त का जमना, ठीक है ना, ब्लड का क्लॉट करना। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, और जो ब्लड जो है वो जो पतला होता है, आप सबको पता है ब्लड गाढ़ा भी होता है, ब्लड पतला भी होता है। तो ये दोनों चीजें कौन करता है? ये करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। और कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ये करता है? उसका नाम है फिब्रिनोजेन, ठीक है ना, फिब्रिनोजेन। इसके अलावा हमारा जो ब्लड होता है ना, उसकी एक फिक्स पीएच वैल्यू होती है। कितनी होती है? 7.4। आप सभी को पता है पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बताती है किसी चीज के बारे में, किसी लिक्विड के बारे में, कि वो जो लिक्विड है वो एसिड है या बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। क्या है वो? मतलब कि वो अम्लीय है, वो अम्ल है, क्षार है, कि वो उदासीन है, न्यूट्रल है। ये चीज आपको पीएच वैल्यू से पता चलती है। और ब्लड का पीएच वैल्यू एकदम बफर करके रखता है बाइकार्बोनेट। बफर करने का मतलब क्या है? कि वो ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, मतलब 7.4 का 7.4 ही रहता है, उससे कम ज्यादा नहीं होता है।
और ये काम करता है भाई कौन, ये करता है बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको याद रखेंगे कि ये क्या है, दिस इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ओके, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ये ब्लड का पीएच मान है और ये कितना है 7.4। आपको पता है कि 7 से जब कोई चीज कम होती है तो वो एसिड होता है, वो क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, और 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। तो ये 7.4 है, इट मींस कि ये 7 से ज्यादा हो गया ना, तो फिर ये हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है ना। और जो ब्लड है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। तो ये जो प्रोटीन है आपका, ये हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है। देखो ब्लड की जो कोशिकाएं हैं, जो डब्ल्यूबीसी है, वो भी इम्यूनिटी देती है, वो भी जो है, वो भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, वो भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। लेकिन जब बात आएगी कि प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो वो प्रोटीन का नाम है भाई ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना। बाकी जब हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे इसके बाद आने वाले वीडियोस में, तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को, ओके। तो आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।